डियर फ्रेंड, दिस इज जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मैथ पेडागोजी की सेकेंड लेक्चर, जिसने ये सारा नोट्स जो है मेरे क्लास में पढ़ाया गया है। तो आप इसे पूरे ध्यान से देखें। दोस्तों, ये 6 महीना के दौरान जो पढ़ाया गया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो क्लास नोट्स है बच्चों ने लिखा है, उसी नोट्स को मैं आपको टोटल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और इसे बिल्कुल आप अच्छे से देखिए। यहाँ से 15 में से 15 नंबर कहीं नहीं जा रहा है। इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर आप पूरा लेक्चर देख लेते हैं तब। इसी तरह आपका 3-4 लेक्चर बनेगा। फर्स्ट लेक्चर मैं बना दिया हूँ, जाकर उसे प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, पेडागोजी के नाम से होगा, पेडागोजी पार्ट 1। ठीक है, लेक्चर 1 यहाँ देखते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें कि क्या क्या दिक्कत हो रही है और क्या क्या पढ़ना है आगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। आज ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ज़्यादातर ये सवाल आपको मिलता होगा कि प्राथमिक स्तर पे क्या उद्देश्य है, गणित का उद्देश्य क्या है प्राथमिक स्तर पे। तो सबसे ध्यान रखिएगा कि संख्या संबंधी कौशल को विकास करना। ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग ये सब, जैसे यहाँ आ गया गणितीय संक्रियाएं प्लस माइनस गुना भाग का विकास करना, ये सब ध्यान रखिएगा। माप तौल की इकाइयों को भी परिचय कराना है, लेकिन मापना नहीं होगा। यहाँ पे अप्रमाणिक माप की तौल की इकाई है। ठीक है, इसका परिचय कराना है, सिर्फ परिचय कराना, विकसित कराना नहीं है। माप तौल की इकाई को विकसित करना उच्च लेवल पे होता है। यहाँ देखिए, मूर्त से अमूर्त जाना है। पहले बच्चे को मूर्त देंगे, यानी कि कंक्रीट चीज़ें देंगे जो देख सकता है, छू सकता है। बाद में उसको चिंतन करने के लिए कहेंगे। तो मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करना है, जबकि यही उच्च लेवल पे अमूर्त से मूर्त है। यह आप ध्यान रखेंगे, खास करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं उच्च स्तरीय उद्देश्य क्या है। अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना, मैंने बोला था यही, अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना, ये उच्च लेवल पे है। विश्लेषणात्मक योग्यता का विकास करना, विश्लेषण कर सकता है बच्चा, एनालिसिस कर सकता है। समस्या समाधान कौशल विकास करना, ये बहुत बार ये आया है, समस्या समाधान कौशल करना। इसके बाद परिकल्पना यानी कि परिकलन करना, यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित कौशल का विकास करना। कौशल जहाँ पे आ जाए ये ऊंच लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक लेवल पे कौशल हम नहीं करते, कौशल तो वहाँ कंसेप्ट देते हैं, अंडरस्टैंडिंग देते हैं, जो कि यहाँ कौशल आता है, अंडरस्टैंडिंग से ऊपर वाला स्तर आता है। मान लीजिए कि अगर कोई स्तर नहीं दिया हो, तो तीसरे में यही लिखा, कोई स्तर अगर नहीं दिया हो तब आपको बच्चों का दिमाग को गणितीकरण करना होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर गणितीकरण करना क्या होता है। गणितीकरण करने का अर्थ है बच्चा कि इसमें जो है ना, बच्चा गणित में सोच सके, आसपास की चीज़ें जब देखे, चाहे जाए कहीं पे, मान लीजिए मार्केट में जाता है तो वो बच्चा तर्क लगा सकते हैं। तर्क शक्ति उसका विकसित हो सकते। गणितीकरण का मतलब ये है, अपना लॉजिक दे सकता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अगर कोई स्तर नहीं दिए तो सिर्फ गणितीकरण देखिएगा और उसको टिक कीजिए जैसे आते हैं। ये कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब यहाँ कोई लेवल नहीं दिया हुआ है, आपका गणितीकरण हो जाएगा। संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, ये प्राथमिक लेवल पे है। समस्या संबंधी कौशल का विकास करना, ये उच्च लेवल पे है। विश्लेषणात्मक योग्यता उच्च लेवल पे है। बच्चों की गणितीय चिंतन प्रक्रिया को गणितीकरण करना, यही आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप ध्यान से पढ़ते रहिए दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। पूरा नोट्स आपको चुटकियों में जो है ना, आपको ये चीज़ें हो जाएगा और चुटकियों में मैथ का क्वेश्चन बनने लगेगा। कह रहा ज्यामिति प्रशिक्षण प्लेटो का, मैंने प्लेटो को पिछले लेक्चर में बता दिया है कि क्या बोला था। ज्यामिति का प्रशिक्षण लेके आएगा वही मेरे अकादमी में पढ़ सकता है। तो ये था। ठीक है, इसके बाद ये जो है डॉल्टन ने बोला था शक्ति के बारे में, जबकि लॉक ने बोला था दिमाग जो है ना, दिमाग लॉजिकल सोचता है। ठीक है, ये बोला था। अगला देखते हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछने वाला ये है क्रिएटिव थिंकिंग। यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है चिंतन प्रक्रिया, कैसे हम चिंतन करते हैं। 2 प्रकार के चिंतन होता है, आप ध्यान रखिए दोस्तों। एक है अभिसारी, एक है औपसारी। ये 5 सब्जेक्ट में आपको दिखेगा, अभिसारी अपसारी। याद कैसे रहेगा। अभिसारी मतलब कोई अगर लेडीज कहती है कि मुझे अभिसारी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि उसको लड़ने के मूड में है, झगड़ा करने के मूड में है। ठीक है, अगर अपसारी कहता है, इसका मतलब अपसारी मतलब जब मत तब दे देना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसका दिमाग खुला हुआ है, तो इसको कहेंगे खुला अंत वाला प्लस।
अभिसारी लड़ने के मूड में है, इसको कहेंगे बंद अंत वाला प्रश्न, उसका दिमाग बंद है, ठीक है, झगड़ा करने के मूड में है, तो इसको कहेंगे बंद अंत वाला। अभिसारी याद रखिएगा, अभिसारी याद नहीं रहेगा, याद करने का तरीका मैं बता दिया, ठीक है। अभिसारी बंद अंत वाला। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, 2 और 8 का योगफल कितना होगा, तो सभी बच्चा कहेगा 2 + 8 कितना होगा, 2 + 8 10 हो जाएगा। लेकिन वही हम आपसे पूछे कि कौन ऐसा 2 संख्या है जिसको जोड़ने पर 10 आता है। चलिए कौन ऐसा 2 संख्या है, क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, कि उसको जोड़ने पर 10 आता है, ठीक है। तो 10 किस में आता है, ये अगर दे दें तो यहाँ अब कोई भी संख्या, बड़े अलग अलग बच्चा अलग अलग बोल सकता है। कोई कहेगा सर 1 + 7 होगा, 1 + 7 होगा, कोई कहेगा नहीं 2 + 6 होगा। अलग अलग आंसर आ सकता है। जब एक ही क्वेश्चन का आंसर अलग अलग बच्चा अलग अलग दे सकता है, उसे हम कहेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्ज मतलब होता है फैलना, चारों तरफ फैल जाना, चारों तरफ लाइट फैल जाना, ठीक है, डाइवर्जिंग होता है। जैसे इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ देखो, मैंने 2 अंकों की कौन सा 2 अंक जोड़ने पर 10 आता है लिखा हुआ है। इसी तरीके से क्षेत्रफल का आता है कि किसी आयत का क्षेत्रफल जो है 24 है, तो इसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा। बहुत सारा बच्चा बहुत आंसर दे सकता है, जैसे 1 होगा, 24 होगा, कोई यहाँ 2 लेगा तो 12 लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एरिया आता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अलग अलग आंसर दे सकता है, तो अलग अलग आंसर दे सकता है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे आंसर आ रहा है। जबकि अगर कोई कहता है कि नहीं, आयत का लंबाई चौड़ाई दे दिया जाए, ठीक है, और क्षेत्रफल पूछा जाए, तब एक ही आंसर आएगा, तब अभिसारी हो जाएगा। मूड है लड़ने का, अभिसारी, ठीक है, या अपसारी बाद में होगा, ठीक है। इसके बाद इसी तरह देखते हैं, यहाँ डिटेल से लिखा हुआ है इस चीज़ को, ठीक है, अभिसारी अपसारी। अभिसारी देखिए, अभिसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन वह चिंतन है जिसकी आवश्यकता वैसी समस्याओं को हल करने में मदद करती है। अभिसारी है, ठीक है, लड़ने वाला मूड, जिनका मात्र एक सही उत्तर होता है। जैसे सही उत्तर की ओर अभिमुख हो जाता है इसका मन अपने आप सही उत्तर की ओर अभिमुख हो जाता है। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी पटना, तुरंत आ जाएगा सबके दिमाग में। यूपी का कहाँ है, लखनऊ, तुरंत आ जाएगा। ये क्या है, फैक्चुअल आंसर है, फैक्चुअल इस पे आ जाएगा, फैक्ट पे आधारित। अब बच्चों के लिए फैक्ट वाला गलत हो जाता है, निर्देश वाला गलत हो जाता है, श्याम पट पे लिखना गलत हो जाता है, ये सारे नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब है अपसारी, ज़्यादातर में अपसारी आएगा। एक क्रिएटिव थिंकिंग, अपसारी चिंतन आएगा ही आएगा। क्रिएटिव थिंकिंग भी कर सकते हैं इसे कहते हैं खुला अंत वाला प्लस। आजकल इसी को न्यू वर्ड दे दिया गया है, समालोचनात्मक, ठीक है। ये ऑनलाइन जो हुआ है, समालोचनात्मक चिंतन दे दिया है, ठीक है, आजकल। तो आप ध्यान रखिएगा, समालोचनात्मक चिंतन प्रक्रिया। तो अभी अपसारी कहिए या खुला अंत वाला कहिए या समालोचनात्मक चिंतन कहिए, सेम बात है। इसे आप नोट भी करते चले, ठीक है, इसे आप टोटल नोट कर लीजिएगा दोस्तों अपनी कॉपी में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये एक पूछेगा ही पूछेगा, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलता होगा। अपसारी चिंतन मुक्त अंत वाला प्रश्न, जहाँ पे व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर प्रश्न को समस्या का अनेक हल या उत्तर सोच सकता है अपने अनुभव के आधार पे। इस प्रकार का चिंतन नवीन या मौलिक विचारों को उत्पन्न करता है। सही बात है, इसमें सहायता होता है। अपसारी चिंतन में योग्यता, सामान्यता, चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण, ये सब उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चा अपना तर्क देता है। चलिए एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ये पूछा गया 2022 में। किसी आयत का क्षेत्रफल अगर 24 है तो इसका लंबाई और चौड़ाई कितना होगा। अलग अलग बच्चा अलग अलग देगा। सर ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो है 24 अगर एरिया है तो 24 × 1 हो सकता है। नहीं, कोई दूसरा बच्चा कहेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मानिए ये 12 हो सकता है और ये 2 हो सकता है, तभी मल्टीप्लाई करने पाएगा। कोई बच्चा ऐसा कहेगा नहीं सर ये भी नहीं होगा, अगर ये भी तो होता है, ये 4 ले लीजिए, ये 6 ले लीजिए, हाँ तभी भी हो सकता है। कथन सही है। ये बहुत सारा आंसर देने का अर्थ क्या है, कौन सा चिंतन हुआ, अपसारी चिंतन, या इसी को समालोचनात्मक चिंतन कहेंगे, इसी को खुला अंत वाला प्रश्न कहेंगे। फिक्स है एक क्वेश्चन, यहाँ से आप दिमाग में इसे बैठा लीजिए। अगला है, देखिए
अब चलिए, हम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पढ़े हैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में, आप उस लेक्चर को जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। फिर से उसी पर जो है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एनसीएफ ने क्या किया है, एनसीएफ के तो आप दोस्तों रट जाइए। एनसीएफ आपको 5-6 सवाल पूछेगा ही पूछेगा, सभी शिफ्ट में, ज़्यादा भी पूछेगा। ठीक है, मैथ में भी कभी कभी एनसीएफ 2-3 आ जाता है, इसी तरह आता है। मिनिमम कम से कम हमको लगता है 5 से 10 के बीच में पूछेगा ये। ठीक है, तो एनसीएफ पूरे ध्यान रखिए। चलिए, एनसीएफ का पहले तो फुल फॉर्म जान जाइए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। एनसीएफ का फुल फॉर्म भी एक बार पूछा है ऑफलाइन में। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का लक्ष्य बच्चों में गणितीकरण की क्षमता का विकास करना है। गणितीकरण करना है, ये एनसीएफ का मेन लाइन है। इसका अर्थ है कि बच्चे किसी भी स्थिति के बारे में गणित भाषा में विचार कर सके। यही तो मैंने बताया था ऊपर। ठीक है, गणितीय भाषा, इसका अर्थ है कि बच्चों किसी भी स्थिति में किसी भी स्थिति के बारे में गणितीय भाषा में विचार करना सीखे, ताकि गणित की साधनों तथा तकनीकों का उपयोग कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चा क्या क्या करेगा तो सीखेगा ये चीज़। चित्र बनाना सीखेगा, समिति की जांच करना सीखेगा, समिति पढ़ना है छोटे प्राइमरी में। समीकरण बनाना उच्च लेवल पे आ जाएगा, समीकरण बनाना जैसे आएगा उच्च कक्षा में आएगा। ध्यान रखिएगा, निम्न कक्षा में नहीं या प्राथमिक कक्षा में पूछता है कि समीकरण बनाना, गलत हो जाएगा, बाकी सब दे देगा प्राइमरी का। तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना, तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालता है बच्चा जब गणितीकरण करता है। इसके बाद एनसीएफ 2005 में किसके बारे में चर्चा की गई है देखते हैं। चलिए, पहला पॉइंट, इसके अंतर्गत विचार तथा कार्य करने की आज़ादी होनी चाहिए। हाँ भाई, आज़ादी होनी चाहिए बच्चे को। ये पॉइंट, सारे पॉइंट पॉजिटिव मानिए, ये जहाँ दिखे आपको इसको टिक करना है सही का। ठीक है, सही वाले में जिसमें पॉजिटिव पूछे। दूसरों की भावनाओं तथा कल्याण के प्रति संवेदनशील होना, दूसरे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। नई परिस्थितियों को लचीलापन तथा रचनात्मक तरीके से प्रक्रिया में व्यस्त रहना चाहिए। रचनात्मक आएगा दोस्तों, यहाँ व्यस्त रहना है, लेकिन किस में? नई परिस्थिति और रचनात्मक में। इसलिए व्यस्त का मतलब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी की प्राकृतिक आर्थिक प्रक्रिया एवं सामाजिक बदलाव के उन्मुख में हिस्सा लेना। कोई भी अगर बदलाव हो रहा है उसके अनुसार अपने चेंज करना, परिस्थिति के अनुसार सिचुएशन में ढलना, ये होता है। एनसीएफ 2005 में बनाई जाने वाली इस तरीके को चौथी रूपरेखा कही गई। इससे पहले 3 रूपरेखा और आई है, 1975 में, 1988 में, 2000 में। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर इसे आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपका कहीं भी मैथ पेडागोजी नहीं जाएगा। ध्यान से आप एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, लेकिन यहाँ से क्योंकि मैथ पेडागोजी पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिए, कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेगा, नहीं तो किसी बुक में है। ठीक है, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट खुद से पढ़ाया गया है क्लास में। इस नोट्स को ज़रूर आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है। इस पाठ्यचर्या को रचना, नीति सुधार, अनुसंधान तथा शिक्षण श्रेष्ठ प्रणाली मानी गई है, यह आधारशिला है। दोस्तों, अगर आप अच्छा लग रहा है आपको ये लेक्चर, तो आप ज़रूर लाइक करें और ज़रूर कमेंट करें कि कैसा लगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। चलिए, अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार संख्याओं और उनके संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण कब होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार संख्याओं और उनके संक्रियाओं मात्राओं का मापन कब किया जाता है? प्राथमिक लेवल पे या उच्च लेवल पे या गणितीकरण लेवल पे। ज़्यादातर अगर प्राथमिक और उच्च भी रहे, गणितीकरण भी रहे, तो गणितीकरण दीजिए, क्योंकि यहाँ मापन काफ़ी आया है, मापन आदि का। ठीक है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, नहीं सिर्फ यहाँ पे संख्या के संक्रियाओं है। प्राथमिक लेवल पे भी होता है, उच्च लेवल पे भी होता है मापन। बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को गणितीकरण का उद्देश्य पूर्ण करना, हाँ ये ज़्यादा अच्छा है, ये एनसीएफ ने बोला है। महत्वपूर्ण गणित शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण करना, ये तो कभी भी नहीं होगा। गणित शिक्षण का सक्रिय उद्देश्य यहाँ नहीं है, यहाँ मापन भी है। मापन के इकाई को डेवलप तब करते हैं जब बच्चा उच्च लेवल के होता है। प्राथमिक और उच्च दोनों दिया है, इसीलिए बीच में गणितीकरण होगा।
अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी तक का लेक्चर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ आ चुका है, वेन हिले का ज्यामितीय चिंतन। सबसे पहला सवाल कि वेन हिले ने किस पे चिंतन किया है। तो सबसे पहले वेन हिले ने ज्योमेट्री विचार दिया है कि बच्चा किस तरीके से थिंकिंग करता है ज्योमेट्री के बारे में, उसके बारे में थिंकिंग दिया है। तो इसमें 5 स्टेप जरूर आप याद रखें। पहला है चाक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन, इसी को कहते हैं दृश्यीकरण। दृश्यीकरण, ठीक है, दृश्यीकरण। दृश्यीकरण याद रखें, चाक्षुषीकरण याद रखें, ठीक है, या चित्रीकरण याद रखें। इसे चित्रीकरण, दृश्यीकरण, कुछ भी बच्चा क्या करता है इसमें देखकर तुलना करता है। जैसे किसी समोसा के देखेगा तो त्रिभुज कहेगा, किसी चीज़ कोई गोल अगर चीज़ रोटी को देखेगा तो आपको वृत्त कहेगा, किसी गेट को देखेगा तो बिस्किट कहेगा, ठीक है, गेट के दिखेगा तो आयत कहेगा, या बिस्किट के दिखेगा तो आयत कहेगा, चाहे वर्ग कहेगा। इस तरीके से चलिए, चाहे भुजा के आधार पे 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। इस स्तर पे बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके दिखावट, यहाँ दिखावट के आधार पे और भुजा के आधार पे, यही दोनों ध्यान रखना है। भुजा के आधार पे छांट लेता है, जैसे त्रिभुज चतुर्भुज को अलग अलग कर लेगा, लेकिन जान नहीं पाएगा कि कौन सा त्रिभुज है, टाइप कौन है त्रिभुज का टाइप नहीं जानेगा, चतुर्भुज का टाइप नहीं जानेगा। भुजा के आधार पे त्रिभुज अलग कर लेगा, चतुर्भुज अलग कर लेगा, पंचभुज अलग कर लेगा, तीसरा जितना भी 3 भुजा वाला होगा उस सबको अलग कर देगा, 4 भुजा वाला जितना भी होगा उसको अलग कर देगा। ये भुजा के आधार पे हुआ। तो दिखावट के आधार पे और भुजा के आधार पे ये अलग कर सकता है, वर्गीकृत कर सकता है। जैसे किसी समोसा को देखकर त्रिभुज कहता है, बच्चा कौन सी लेवल पे है। लेवल की बात करें तो 0 लेवल, ध्यान रखिएगा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 तक जाता है, ठीक है। चाक्षुषीकरण, तो ये चाक्षुषीकरण पे है, लेवल भी पूछ सकता है, चाक्षुषीकरण पे है, नाम भी पूछ सकता है, दोनों ध्यान रखेंगे आप। इसे लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। अगला है लेवल 1, ध्यान रखिए लेवल 1 क्या है। लेवल 1 पे है विश्लेषण। क्या है? विश्लेषण। इस स्तर पे बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुण के आधार पे, अब यही ध्यान रखना है, गुण के आधार पे वर्णित कर लेता है, यानी कि वर्गीकृत कर लेता है, उसका चित्र भी बना लेता है। इसका क्या मतलब हुआ? अब बच्चा कहने लगा कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज, एक सवाल ऐसा भी आया है, त्रिभुज है, अभी संबंध नहीं बना पता है, इसके बाद आएगा संबंध। त्रिभुज में मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, तो बच्चा कह लेता है कि जब 2 भुजा बराबर है, इसके अंदर 2 कोण भी बराबर होता है, मतलब एक ही त्रिभुज के अंदर उससे गुण भी जान रहा है। इसका मतलब आयत का भी गुण जान रहा है कि इसका जो है ना, दोनों डायगोनल बराबर होता है, ठीक है, चारों आमने सामने के भुजा बराबर होता है, चारों कोण समकोण होता है, इस सब जानता है। बच्चा परिभाषा खुद से निर्माण कर लेता है, ठीक है, विश्लेषण कर लेता है, गुण जानता है, निर्माण नहीं, ये परिभाषा निर्माण नहीं करता है, परिभाषा जानता है, याद कर लिया है, ठीक है, मतलब गुण जानता है, कहने का अर्थ है। जब गुण जाने तो उसको हम कहेंगे विश्लेषण। अगला पर संबंध जानता है एक दूसरे डायग्राम में। देखिए अब है अनौपचारिक निगमन, तीसरा लेवल है, लेवल 2 है, ठीक है, अनौपचारिक निगमन। भाषीय आधार पर विभिन्न आकृतियों को परिभाषित कर लेना, समानता असमानता को पहचान लेना, सूत्र याद कर लेना, सूत्र बना देना, लेकिन सिद्ध न कर पाना। इसको अनौपचारिक निगमन को ही दोस्तों संबंध के नाम से आया है 2022 में, ठीक है, ज़्यादातर इसका नाम संबंध ही रखा है। संबंध का मतलब एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज से संबंध जोड़ना, ठीक है, एक त्रिभुज को दूसरे, एक चतुर्भुज को कह सकते हैं, इस पे कहेगा कि क्या वर्ग जो है आयत को कह सकते, वर्ग को आयत कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। आयत का सारा परिभाषा वर्ग पे फिट बैठता है। वो आयत का परिभाषा क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर हो, चारों कोण समकोण हो, इस पे वर्ग पे फिट बैठता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग एक आयत है, लेकिन सारा आयत वर्ग नहीं है, ये संबंध दिखाता है, ठीक है, ये संबंध दिखाता है। बस यही तक आपको पूछता है ज़्यादातर, तो ध्यान रखिएगा। संबंध एक दूसरे में होगा, जब 2 चीज़ें को तुलना करेगा, संबंध बैठाएगा, तो उसको हम कह सकते हैं औपचारिक निगमन, ठीक है। प्रायः यह कौशल प्राथमिक स्तर पे विकसित हो जाता है, यहाँ तक प्राथमिक स्तर पे विकसित हो जाता है, ठीक है, प्राथमिक और मिडिल पे होता है।
यहाँ औपचारिक निगमन ये 9th और 10th में होता है, ठीक है। जैसे तर्कपूर्ण तरीके से बालक को विभिन्न आकृतियों को परिभाषित का निर्माण करना, खुद बच्चा परिभाषा वगैरह निर्माण कर लेता है, स्वयं कर लेता है, परिमेय और उपपरिमेय को संबंध बना लेता है, ठीक है। इसके बाद उन्हें सिद्ध भी कर लेता है। यह कौशल 10वीं स्तर पर विकसित होता है। इसमें सिद्ध कर लेता है, उसमें सिद्ध नहीं कर पाता था। इसमें परिमेय उपपरिमेय को सिद्ध कर लेता है, उसमें संबंध जोड़ पाता है, ठीक है। तो आपको चारों याद हुआ। एक यहाँ पे दृढ़ता आएगा, यहाँ लेवल जो है लेवल 4 कर लीजिए, इसमें आएगा दृढ़ता, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। दृढ़ता पढ़ना है लेवल 4 पे, यहाँ पे नहीं लिखा गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा लास्ट में। ये 3 हो गया, लेवल 3 यहाँ दिख रहा है, ये लेवल 4 है दृढ़ता। इस जो है ना, इसमें उच्च कक्षा में है 12th के बाद सीध कर, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना, ये सब चीज़ें आ जाता है, या 12th लेवल पे, ठीक है। आपको वहीं पढ़ना है अनौपचारिक। पहला है दृश्यीकरण या चक्षुषीकरण, या आप देख सकते दिखावट के आधार पर रहेगा, उसमें दिखावट के आधार पर भुजा के आधार पर है। दूसरा है विश्लेषण में गुण के आधार पे। तीसरा है अनौपचारिक निगमन या उसी को संबंध कहते हैं, उसमें एक दूसरे में संबंध जोड़ेगा। चौथा है संबंध में जो है परिभाषा याद कर लिया है, सूत्र बच्चा बना लेता है, परिभाषा भी जानता है, परिभाषा बना लिया है। इसके बाद खाली सिद्ध नहीं कर पाता है, सिद्ध करेगा कौन से? औपचारिक निगमन पे, चाहे उसको निगमन भी कहते हैं। पांचवा है दृढ़ता, उसको लेवल 4 कहेंगे, दृढ़ता वो और ऊंच लेवल पे है। इसके बाद अब दोस्तों है गणितीय खेल और पहेलियाँ। यहाँ से आपको मोस्टली एक दो सवाल यहाँ से भी दिखेगा। गणित में कुछ चीज़ें फिक्स है, जहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। गणितीय खेल और पहेलियाँ विद्यालय पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा है, ये आप ध्यान रखना है कि अनिवार्य हिस्सा है कि नहीं, तो है। गणितीय खेल और पहेलियाँ मानसिक गणित संबंधी परिकलन से परिशुद्धता के साथ गणना के प्रति प्रदान करता है, ठीक है। गणना के साथ प्रदान करता है, याद रखिएगा। गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, सृजनात्मक का विकसित करता है, करने का प्रयास करता है। इस सारा पॉइंट आपको जो है ना पहेली में दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद चौथा है इसका प्रयोग बालकों की समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए आ गया, जैसे मान लीजिए कि खेल के दौरान मोहन 4 तीली लगा रहा है और चतुर्भुज बना रहा है। चतुर्भुज इस तरीके से बनाते चलेगा, ठीक है। और इस तरीके से जो है ना आपका इस तरीके से बना रहा है और इस तरीके से सजा भी रहा है। इसका मतलब है इस तरीके के जब भी कुछ आ जाए आपको देना है कि खेल भी कर रहा है बच्चा, मैथ भी कर रहा है, तो गणित खेल के साथ गणित कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करती है गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचार को संबंध को स्थापित करने में, गणित को रुचिकर बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। ये सभी गणित की पहेली का काम है, यानी कि चारों आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पैटर्न, चलिए हम पैटर्न को देखते हैं। पैटर्न जो आप देखते हो जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, अगला क्या होगा, ये इस तरीके से आता है ना पैटर्न। चलिए वो पैटर्न आपको पढ़ना है एनसीईआरटी में। पैटर्न काफ़ी संबंध मानसिक गतिविधि से होता है। पैटर्न को गणित का रीड भी कहा जाता है, जैसे हम लोग का रीड है ना, हम उसी पर खड़े, इसी तरीके से रीड कहा जाता है। पैटर्न के बेसिस पे मैथ चलता है। यह विद्यार्थी को सृजनात्मक कौशल, यहाँ ध्यान रखिए, सृजनात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है। संख्या संक्रियाओं को समझने में बालकों को सहायता मिलता है। जोड़ घटाव गुना भाग ये सब चीज़ से सीखता है। ये बहुत बार ये लाइन रिपीट हुआ है 4 नंबर, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें है अब क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर पे पैटर्न पहचानने और उन्हें पूरा करने पर बल दिया जाता है क्योंकि बालकों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ गलत। इसके बाद यह बालक की प्रतियोगी परीक्षा जहाँ देखें नेगेटिव। इस प्रकार के अभ्यास से बालकों को तार्किक कौशल विकसित होता है, अवसर मिलता है, हाँ सही। अगला डी नंबर है कि पैटर्न का प्रयोग हर जगह होता है इसलिए होता है, हर जगह होता है इसलिए होता है, गलत। अगला है 2 नंबर, पैटर्न की पहचान करना, उन्हें पूरा करना तथा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या को अनिवार्य हिस्सा है। क्यों है? विद्यार्थियों को सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करना। इसके बाद है यहाँ कलात्मक आ चुका है थोड़ा, इसलिए नेगेटिव चल रहा है, अभी देखते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा, ये गलत।
सुडाकू पहेली क्या तैयार करना है, गलत। अगला डी नंबर देखते हैं। कह रहा है यह विद्यार्थियों को सृजनात्मक यहाँ भी आया है, को बढ़ावा देता है और संख्या तथा संक्रियाओं को विशेषताओं को समझने में सहायता करता है। यहाँ संख्या संक्रियाओं को समझने में सहायता करता है, अभी बताया था। ये ज़्यादा पॉजिटिव है, पॉजिटिव वो भी था लेकिन इसमें वो सारा चीज़ इसमें डाला हुआ है। इसके बाद अब हम सीखेंगे कि पैटर्न से कुछ सवाल, जैसे इस तरीके का पैटर्न आपको दे देता है, पूछता है अगला कितना होगा, डी बराबर, जैसे यहाँ से जो है ना 5 बढ़ रहा है इसलिए डी बराबर 5 लिया गया है। आप इसे नहीं भी देख सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी डीप में पढ़ा दिया गया है, तो इसे आप छोड़ के चले। ठीक है, ये सब पैटर्न ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए आपको बढ़ा दिया। अब हम सीखेंगे जो पैटर्न जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अब सममिति रेखा, प्रतिचित्रण, ये क्या काम करता है। तो चलिए इसे देखते हैं। सममिति रेखा, प्रतिचित्रण। सममिति और प्रतिचित्रण हमारे गणित शिक्षण का अनिवार्य भाग है, पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा, सममिति और प्रतिचित्रण स्थानीय चिंतन को बढ़ावा देता है, आसपास की चीज़ें हम देखते हैं तो उसमें बढ़ावा देता है समझने की। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, तीसरा है प्रतिचित्रण 3D ज्यामितियों को विवेचना को प्रोत्साहित करती है। ध्यान रखिएगा, प्रतिचित्रण 3D को बढ़ावा करता है। सममिति का विचार हमारे मन में तब आता है जब एक आकृति बिल्कुल दूसरी आकृति की तरह दिखता है, उसको सममिति कहते हैं, सममिति आकृति कहते हैं। और उसको दो भाग में बांटने वाला लाइन को सममिति लाइन कहते हैं। बहुत बार पूछा है कि एफ में सममिति लाइन है कि नहीं, नहीं है। क्या एक्स में कौन कौन सी सममिति लाइन है, एक्स में क्या है, एक है और दो है, दो सममिति लाइन है एक्स में। ठीक है, एक हॉरिजेंटल, एक डॉट 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 कर देता हूँ, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो है। टी में कितना है, एक है। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा सममिति लाइन, सभी लेटर का पूछ सकता है। ओ में कितना, इन्फिनिटी है, ओ में कितना है, किसी तरह से देखेंगे दो भाग में बांट देगा कोई भी लाइन। जब किसी वस्तु को ठीक वैसे ही दिखने वाली दो भागों में विभाजित करते हैं या हम मोड़ते हैं या कह सकते हैं ऐसी काल्पनिक रेखा को रेखांकित करते हैं जो उसे समान दिखने वाले भागों में बांटता है, उसे सममिति रेखा कहते हैं। सममिति रेखा का परिभाषा है, जैसे यहाँ आयत को दो भाग में बांट दिया, दो सममिति रेखा है, वर्ग में 4 है। इसे ध्यान रखिएगा आप जो बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बार पूछा है। वर्ग में 4 सममिति लेना है, ऐसे एक डायगोनली हो भी होगा तो 4 सममिति रेखा वर्ग में हो गया, 2 आयत में हो गया, वृत्त में तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर सम चतुर्भुज की बात किया जाए जो वर्ग से बनता है, ठीक है, वर्ग से बनता है, इसमें सिर्फ डायगोनल से होगा, इसमें 2 सममिति रेखा है। आयत पता चल गया, 2 आयत में 2 होगा। ठीक है, इसके बाद सम चतुर्भुज में 2 होगा। समानांतर चतुर्भुज की बात किया जाए जो आयत की तरह होता है, समानांतर चतुर्भुज में आपको एक भी नहीं होगा, समानांतर चतुर्भुज में एक भी नहीं होगा, 0 होगा। इसके बाद समलंब चतुर्भुज में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समलंब चतुर्भुज अगर ये आइसोसेलस है, यानी कि दोनों साइड ये बराबर है और पैरेलल भी है, तब एक हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है, जनरली नहीं होगा। आप 3 को ध्यान रखें, एक सम चतुर्भुज, एक आयत, इसमें 2 है, एक जो है वर्ग में 4 है। तीसरी बात, अब पतंग की बात है तो पतंग में बहुत बार पूछा है इस बार 2022 में। अब पतंग ऐसे बनता है, क्या पतंग में आपको दिखता है एक सममिति लाइन है, ठीक है, एक, क्योंकि एक इस तरीके से बस ये वाला सममिति लाइन है, ठीक है, और दूसरा सममिति लाइन नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसा वाला नहीं है, 2 भागों में नहीं बांटेगा ये लाइन, तो एक सममिति पतंग में है। ये आपसे पूछा है बहुत बार, इस बार 2022 में फिर से पूछेगा। तो हमने चतुर्भुज को बता दिया, पतंग को बता दिया। इसी तरह लेटर का पूछेगा कि किस में जो है ना हॉरिजेंटल है वर्टिकल है, तो ये पूछा है। जैसे एक्स में क्या है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, हॉरिजेंटल ई वाला लाइन होगा और ई वाला भी लाइन होगा, 2 इसमें सममिति रेखा है एक्स में। इसी तरह किसी में भी देख सकते हैं जिसको 2 भागों में बांट देगा। अब जैसे ए को देखेंगे, ए में ए को बांटेगा, ए को सममिति रेखा होगा। बी में देखेंगे कोई नहीं होगा, ठीक है। सी में देखेंगे एक होगा, इसे हॉरिजेंटल। इसके बाद ई में देखेंगे, ई में देखेंगे ई नहीं है कोई। एफ में देखेंगे नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। जी में देखेंगे नहीं है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करता है। अनुपातिक का मतलब है तुलना करना, 2:3 बड़ा छोटा करना। प्रतिचित्रण को ही ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को प्रतिचित्रण का संदर्भ पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, देखना है। प्रतिचित्रण स्थानीय चिंतन को बढ़ावा देता है, सही बात है। प्रतिचित्रण स्थानीय चिंतन को बढ़ावा देता है।
प्रतिचित्रण गणितीय शिक्षण को भाग नहीं है, यही गलती है, यही गलती है। अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण गणित के इकाइयों को विषय को समाकलित किया जाता है, सही बात है। अगला है गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में गणित के प्रतिचित्रण का परिचय देना एक मुख्य प्रयोजन है। त्रिविमीय विचार को प्रोत्साहित करना, सही बात है। अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करना, सही है। स्वयं को सरल को रुचिकर बनाना, ये भी सही है। संख्या को निरस्त और समाप्त करना, ये नहीं होगा, ठीक है। मुख्य परियोजना है गणितीय प्राथमिक पाठ्यक्रम को गणित के प्रतिचित्रण को परिचय देने का मुख्य परियोजना क्या है? तो आपका आंसर कौन सा होगा? ए और बी। सी में विषय सरल और रुचिकर बनाना, ये भी होगा ए बी। अच्छा, इसमें ये भी होना चाहिए, विषय को सरल एवं रुचिकर बनाना, ये भी होगा। अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करना, इसके बाद है गणितीय ज्यामिति को प्रोत्साहित करना। अगर ए बी सी रहेगा तो ए बी सी होगा, ए बी सी कहीं है नहीं इसके बाद में, तो इसीलिए आपको ए बी लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ए बी सी होगा यहाँ पे अगर दिया रहे तो। अब देखिए कह रहा है निम्न में से किस में एक सममिति रेखा है? तो टी में एक सममिति रेखा है, पी में तो नहीं है। टी में एक सममिति रेखा, ये बताया था ऐसे, ठीक है, ये वाला सममिति रेखा है। और यहाँ पूछ दिया, ये पूछा है 2022 में, किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममिति रेखा है? तो एक्स में दोनों है, अभी बताया था, एक ऐसा है एक ऐसा है, ठीक है, दोनों सममिति रेखा है। अब है शेप के बारे में पढ़ना। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। पढ़ेगा भारत तो बढ़े।